नमस्कार स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी चर्चा जो चल रही थी वो डिफरेंशियल ज्योमेट्री की यूनिट नंबर 3 हमने शुरू कर ली थी। तो उसकी जो क्लासें हो रही है उसमें हमने यूनिट जो नॉर्मल सेक्शन है उससे संबंधित चर्चा की थी। उसके बाद जो फंडामेंटल फॉर्म है ई एफ जी की वैल्यू और एल एम और एन की वैल्यू, ये चीजें हमने डिस्कस की थी। अब सारा का सारा जो इसमें काम बचेगा या जो काम होगा वो सारा का सारा इन ई एफ जी और एल एम और एन इनसे संबंधित होगा, यानी कि इनको हम फंडामेंटल मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूं। ई एफ जी, ई बराबर हमें मिला था R1 स्क्वायर, ये R1 1.R2 और ये R2 स्क्वायर। इसी प्रकार L बराबर हमें मिला था n केप R11, m बराबर n केप R12 और n बराबर n केप R22। इस प्रकार से हमें ये वैल्यू मिली थी, n के बराबर R1 क्रॉस R2 अपॉन R1 क्रॉस R2 का मैग्नीट्यूड। h स्क्वायर बराबर हमें ई जी माइनस एफ स्क्वायर। इस प्रकार की हमें वैल्यूज मिली थी। आज हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है जो बिल्कुल छोटी सी थ्योरम है लेकिन एग्जाम में पूछी जाती है, वो थ्योरम पढ़ेंगे। उसके बाद फंडामेंटल मैग्नीट्यूड से संबंधित एक क्वेश्चन है जो कहीं पे डेरिवेशन के रूप में चलता है, कहीं पे क्वेश्चन के रूप में चलता है, वो पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास। मीनियर थ्योरम, कहीं कहीं पे इसको लिखा हुआ है ये डेफिनेशन। अब इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है? इसका स्टेटमेंट है इफ K and Kn are curvature of oblique and normal section through the same tangent line and theta with the angle between these सेक्शन देयरफॉर Kn बराबर K cos थीटा। ये थ्योरम है जो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। अब ये एग्जाम में इस प्रकार पूछी जाती है कि डिफाइन द मीनियर थ्योरम। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपको याद रखना होगा। स्टेटमेंट क्या है कि इफ K and K आर द कर्वेचर ऑफ द अब्लिक एंड नॉर्मल सेक्शन। अब अब्लिक और नॉर्मल सेक्शन हमें पढ़ चुके हैं। नॉर्मल सेक्शन और अब्लिक सेक्शन, नॉर्मल सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो एन कैप और जो एन कैप है, यूनिट नॉर्मल सेक्शन और यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल, वो दोनों किसी पॉइंट P पर एक दूसरे को कंटेन करेंगे तो जो प्लेन बनेगा वहां आप एन कैप बराबर कैपिटल एन कैप ले सकते हैं, लेकिन अब्लिक में आप ऐसा नहीं कर सकते। वो किस प्रकार कंडीशन बनती है उस पर हम चर्चा करेंगे।
थ्रू द सेम टेंजेंट लाइन एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज सेक्शंस। अब इसमें यही बात बोली गई है कि ये दोनों ना तो बराबर हैं और ना हमको ये पता है कि ये किस एंगल पर हैं। तो आप एक ऐसी चीज डिफाइन करें जिसमें एक एंगल दिया जाए और अगर वो बराबर है तो एंगल का मान 90 डिग्री रख देंगे, और अगर वो बराबर नहीं है यानी कि जो भी एंगल बनेगा वो एंगल का मान हम वहां पे रख सकते हैं। तो वो क्या बनेगा, kn बराबर k cos थीटा, हमें ये चीज बतानी है। अब देखते हैं, जैसे ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है, ये एन कैप है, ये क्या है, प्रिंसिपल नॉर्मल मान सकते हैं, और ये है टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट लाइन है, ये प्रिंसिपल नॉर्मल है। अब इस एन कैप को हम कैपिटल एन कैप नहीं मानेंगे, यानी कि इसको यूनिट नॉर्मल सेक्शन या यूनिट नॉर्मल वेक्टर न मानकर हम यहां पे कोई लेंगे, इसको एन कैप मानेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम डायग्राम से समझ सकते हैं। अब ये दोनों आपस में लंबवत हैं, क्यों न हम ये मान के चलें कि ये एन कैप इसके लंबवत भी हो सकता है या लंबवत नहीं भी हो सकता। अब कंडीशन किस प्रकार की बनेगी वो देखते हैं। सबसे पहले आर डैश बराबर टी कैप, आर डैश बराबर टी कैप लेंगे और लिखेंगे लेट टी कैप विद द टेंजेंट लाइन या टेंजेंट लाइन ऑफ द वेक्टर ऑफ टी कैप। तो यहां पे लेट करके क्या लिखेंगे, लेट टी कैप इज द यूनिट टेंजेंट वेक्टर। टी कैप अगर यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, आर डैश बराबर टी कैप, ये हमें पहले से पता है, तो आप यहां लिखें सिंस, ठीक है, आर डैश बराबर टी कैप। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप इसको इस प्रकार से और अच्छे ढंग से लिखें, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एस, आर डबल डैश बराबर टी डैश। अब टी डैश को क्या लिखेंगे, dt अपॉन ds। अब dt कैप अपॉन ds, तो यहां से हमें पता है कि चूंकि dt कैप अपॉन ds बराबर के एन कैप, ठीक है, ये हमें पता है। कहां से पता है, आप इसको लिख दें कर्वेचर वेक्टर, ठीक है, आप इसको कर्वेचर वेक्टर लिख दें। अब देखें, आर डैश बराबर के एन कैप, यहां तक चीजें सिंप्लीफाई हुई। अब देखें, दोनों तरफ यूनिट नॉर्मल सेक्शन से संबंधित जो एन कैप है, कैपिटल एन कैप, इससे हमने डॉट प्रोडक्ट करवा दिया, तो यहां भी ये कंडीशन बनी, ठीक है। अब इस तरफ लिख देता हूं, आर डबल डैश डॉट एन कैप बराबर के एन कैप डॉट एन कैप। अब ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, सदिश में अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो मापांक ऑफ ए और मापांक ऑफ बी कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हमने जो पिछली हमारी क्लास हुई थी वहां हमने पढ़ा था, तो आप लिखें सिंस आर डबल डैश डॉट एन के बराबर के एन, ये क्या है, कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन। आप यहां क्या लिखें, कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन, ठीक है। तो के एन बराबर यहां होगा के
एन कैप, ये एन कैप और कोस थीटा। अब एन कैप ये और एन कैप ये मोड में और यूनिट वेक्टर हैं, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मोड में है और यूनिट वेक्टर हैं, तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट होगा तो भी 1 होगा, और वैसे भी इसकी वैल्यू 1 इंटू 1 होगी। तो ये आप साइड में शो कर दें कि एन कैप डॉट एन कैप बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे हमें क्या मिलेगा, के एन बराबर के कोस थीटा। ये हमारी थ्योरम प्रूव हो गई, हेंस प्रूव्ड। अब ये थ्योरम एग्जाम में किस प्रकार पूछी जाती है, इसका ध्यान दें कि आपको इस थ्योरम को अगर पूछेगा तो सीधा सीधा ये पूछेगा कि मीनियर थ्योरम है, उसको डिफाइन कीजिए। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना होगा। अब स्टेटमेंट का जो वेटेज है, जैसे मान लो 2 नंबर का स्टेटमेंट का वेटेज हो गया और 6 नंबर आपके प्रूफ के हो गए, तो 2 नंबर और ये 6 नंबर 8 नंबर, या यहां पे 4 नंबर रखे, 6 नंबर और 4 नंबर का साथ में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐड कर दिया, इस प्रकार है। लेकिन ये न मान के चलें कि छोटी थ्योरम है तो एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बहुत बार पूछी जाती है और बार बार पूछी जाती है। इस प्रकार आपको इसको लेते हुए चलना है, ये डायग्राम शो करना है, वो चीजें लिखनी है और ये इसका प्रूव हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये थ्योरम समझ आ गई होगी। इसके बाद देखते हैं इसके बाद देखते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब वो क्वेश्चन कहां पे डेरिवेशन के रूप में और कहां पे क्वेश्चन के रूप में, वो आप देख लें, लेकिन लास्ट में उसका जो रिजल्ट है वो सेम का सेम ही रहेगा। वो जो क्वेश्चन है वो इस थ्योरम के साथ पूछा जाता है, या वो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो किसी न किसी क्वेश्चन के साथ रहता है। तो इस थ्योरम के साथ हम उसको पढ़ते हैं, क्वेश्चन मान सकते हैं या डेरिवेशन मान सकते हैं। अब क्या क्वेश्चन है देखते हैं। फाइंड द फंडामेंटल magnitude of the surface in this form z बराबर x और y। z किसकी फॉर्म में है, x और y की फॉर्म में है। अब फाइंड द फंडामेंटल मैग्नीट्यूड, या यह आ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फंडामेंटल मैग्नीट्यूड। ये पर्सन है, बस इतना ही पर्सन है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए पूछे जाते हैं कि ये शॉर्ट स्टेटमेंट अपने को रखते हैं। शॉर्ट स्टेटमेंट में क्या होता है कि बच्चा उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाता है। तो यहां पे फंडामेंटल मैग्नीट्यूड क्या है, सबसे पहली चीज फंडामेंटल मैग्नीट्यूड। फंडामेंटल मैग्नीट्यूड जो है वो है ई एफ जी, एल एम और एन। ये चीज आप नोट लगा के लिख लें कि फंडामेंटल जो मैग्नीट्यूड है वो ई एफ जी है और एल एम एन है। ये सारी की सारी चीजें
अब कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन या डेरिवेशन है, उसमें अगर ये पूछा जाता है कि फंडामेंटल मैग्नीट्यूड के माध्यम से आप ये चीजें सिद्ध करें या फंडामेंटल मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालें या ये चीज दी हुई है तो फंडामेंटल मैग्नीट्यूड क्या होंगे, तो आप समझें कि ये चीज हमें इन्वॉल्व करते हुए उस काम को करना है। ये चीज क्लियर हुई। अब दूसरी चीज, अब इसका सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है कि z बराबर है अक्स फंक्शन ऑफ अक्स वाई, यानी कि z जो है वो फंक्शन है अक्स और y का फंक्शन है। तो हम ये माने लेट द सरफेस किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, r बराबर अक्स वाई और z। कहने का मतलब कि r बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप की फॉर्म में ये फॉर्म है। अब यहां से हम e की, f की और g की वैल्यू, उसके बाद l m और n की वैल्यू के लिए मैं h की वैल्यू चाहिए। तो इसमें जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो आगे के क्वेश्चंस में भी काम आएगा और ये अपने खुद के ये स्वयं का जो ये डेरिवेशन है उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले आप लिखें वैल्यू ऑफ ई। ई बराबर क्या होता है, R1 का स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकते हैं, R1 डॉट R1। अब R ये है, R1 का मतलब इसका अक्ष के सापेक्ष, वहां पे u और v मिला था तो यहां पे x और y है, तो आप इस चीज को मैनेज करते हुए चलें। जैसे कहीं पे थीटा और फाई मिलेगा तो उस हिसाब से आपको उसको कन्वर्ट करना है। R1 हमें क्या मिलेगा, R1 हमें मिलेगा डेल x अपॉन डेल x, ठीक है, डेल y अपॉन डेल x और डेल z अपॉन डेल x। अब डेल x अपॉन डेल x 1 हो जाएगा और y का अक्ष के सापेक्ष, अक्ष अलग फंक्शन है y अलग फंक्शन है, इसका क्या हो जाएगा 0। और z जो है उसमें x और y दोनों है, ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो अक्ष इसमें x और y दोनों है, तो यहां क्या हो जाएगा डेल z अपॉन डेल x। ये चीज हमको मिली, ये चीज आप ध्यान में रखें, बार बार इसको हम काम में नहीं लेंगे, यहां आपको मैंने बता दिया, इसके बाद इस चीज को सीधा लिखते हुए चलेंगे। R1 बराबर 1 0 और P। P क्यों लिखा, क्योंकि P बराबर क्या होता है डेल z अपॉन डेल x। ये चीजें हमने पहले की क्लासों में पढ़ी है। तो R1 बराबर 1 0 P हो गया, ठीक है। अब E बराबर क्या है R1 स्क्वायर, तो देखें E बराबर 1 0 P और 1 0 और P, ये R1 डॉट R1। E बराबर 1 का मल्टीप्लाई 1 से, 0 का 0 से 0 और P का P से। इसमें क्या होता है आपको पता होगा, अक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और अक्स 1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, अक्स 1 प्लस y1 प्लस z1। इस प्रकार से ये डॉट प्रोडक्ट होते हैं। तो 1 प्लस पी स्क्वायर, ई की वैल्यू हमें क्या मिली 1 प्लस पी स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, आगे वैल्यू है एफ की। एफ बराबर क्या मिला था R1 डॉट R2। अब R1 हमें मिल गया 1 0 और P, ये देखें। अब R2
R2 क्या मिलेगा, डेल अक्स अपोन, इस बार किसके सापेक्ष होगा, y के सापेक्ष, डेल y अपोन डेल y और डेल z अपोन डेल z, डेल z अपोन डेल y। अब देखें ये 0 हो जाएगा तो 0, ये हो जाएगा 1 और डेल z अपोन डेल y ऐसा का ऐसा, ये 0 ये 1 और ये क्या लिखेंगे, क्यों, डेल z अपोन हमें पता है कि डेल z अपोन डेल y बराबर क्या होता है, क्यों, 0 1 क्यों। अब R1 क्रॉस R2 है, क्या लिखेंगे, 1 0 P और ये हो जाएगा 0 1 और क्यों, 1 से 0 0 प्लस 1 से 0 से 1 0 और P से Q P Q। तो E की वैल्यू हमें मिली थी 1 प्लस पी स्क्वायर, F की वैल्यू हमें मिल गई पी क्यू। अब आगे देखते हैं, वैल्यू ऑफ जी। तो जी हमें क्या मिला था, R2 का स्क्वायर। अब मैंने आपको कहा था कि ये सारी की सारी जो वैल्यू है कि E बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है, ये आपको कंठस्थ याद करनी है, वरना इस प्रकार के क्वेश्चन से हल नहीं होंगे। इसके बाद और भी इससे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, वहां भी सीधी वैल्यू रखनी होगी। तो ये सारी की सारी चीजें आप ध्यान रखें। E बराबर R2 का स्क्वायर, R2 डॉट R2। अब R2 हमें क्या मिला है, ये देखें, R2 हमें मिला है 0 1 और क्यों। तो यहां 0 1 और क्यों, G बराबर 0 1 और क्यों, 0 1 का 1 से 1 है और ये क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो G बराबर हमें क्या मिला, 1 प्लस क्यू स्क्वायर। आप यहां लिख दें कि G बराबर हमें मिला 1 प्लस क्यू स्क्वायर। यहां तक हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब जो सेकंड फंडामेंटल फॉर्म है, L और M और N, वो चीजें देखेंगे। सबसे पहले L बराबर, अब आपको ये फॉर्म याद होनी चाहिए, L बराबर एन केप डॉट R11। अब एन केप की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ये मैंने आपको पीछे की 2-3 जो क्लासें हुई हैं उनमें मैंने आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे ढंग से और एकदम सुचारू रूप से मैंने आपको ये बताई हैं। तो मेरे ख्याल से अगर जिसने पीछे ही क्लास अच्छे ढंग से अटेंड किया उसको ये सारी चीजें याद हैं। एन के बराबर R1 क्रॉस R2 अपॉन R1 क्रॉस R2 का मैग्नीट्यूड। अब देखें कि R1 क्या मिला और R2। अब R1 वो ही प्रोसेस, R1 हमने यहां से निकाला था तो 1 0 और P और R2 0 1 और Q। अब R1 क्रॉस R2 निकालना है। क्या निकालना है, R1 क्रॉस R2। तो देखें I कैप, J कैप और K कैप, 1 0 और P, 0 1 और Q। ये चीजें सारी की सारी चीजें आपको लिखते हुए चलना है। यहां से क्या मिलेगा, I कैप, ये कैंसल, यहां मिलेगा आपको माइनस P प्लस J कैप। J कैप क्या मिलेगा,
ये कैंसिल हो जाएगा, 0 और माइनस क्यू प्लस के कैप, के कैप में ये कैंसिल हो जाएगा और एक माइनस पी आई कैप माइनस क्यू जे कैप प्लस के कैप। ये वैल्यू मिली है R1 क्रॉस R2 की। ठीक है, R1 क्रॉस R2 की। अब हमें निकालना है R1 क्रॉस R2 का मैग्नीट्यूड। तो R1 क्रॉस R2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 का रूट, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 का रूट। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, R1 क्रॉस R2 का मैग्नीट्यूड बराबर 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट। ये चीज आप लिख सकते हैं। अब आगे क्या करना है कि R1 क्रॉस R2 क्या होता है, R1 क्रॉस R2 होता है H। मैंने पीछे की क्लास में यहां बताया था कि ये जो चीज है वो क्या होती है, H। H की वैल्यू हमें यहां क्या मिल गई, H की वैल्यू हमें मिल गई 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट। अब हम चल रहे थे L बराबर एन कैप डॉट R11। अब R11 देखते हैं। R1 हमें मिला 1 0 और P। ठीक है, अब R11 इसी का अक्ष के सापेक्ष, तो R11 1 का क्या हो जाएगा, 0 0 ऐसा का ऐसा, और P को हम लिखते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इसका एक बार और इसी के सापेक्ष अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, R11 में हम ये लिखेंगे कि 0 0 और ये चीज R11 क्या हो जाएगा, 0 0 और R, ये चीज होगी R। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, R। देखें, P बराबर डेल जेड अपॉन डेल एक्स, Q बराबर डेल जेड अपॉन डेल वाई, R बराबर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, S बराबर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और T बराबर डेल 2 जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये हमें R11 क्या मिला कि 0 0 और R। अब हमारा फॉर्मूला है L बराबर एन कैप डॉट R11। अब एन कैप में R1 क्रॉस R2 क्या है, माइनस पी आई कैप माइनस क्यू जे कैप प्लस के। R11 हमें मिला 0 0 और R, और इसके अपॉन में है H, 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट। अब देखें, ये आई कैप जे कैप और के कैप, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, माइनस पी माइनस क्यू और 1 0 0 और R, और नीचे H। इसको हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो ये होगा 0, क्यू का 0 से 0 और R अपॉन H। L बराबर हमें क्या मिला, R अपॉन H। ये चीज, इसको इस प्रकार से ये सारी चीजें
बिल्कुल आसान लग रही हैं, आसान ही है, लेकिन जब तक ये सारी वैल्यू आपको याद नहीं होंगी, L बराबर क्या होता है, M बराबर NEFG और ये PQRS और T, तब तक ये सारी चीजें हल नहीं होंगी। आगे देखते हैं। M बराबर N कैप डॉट R12। अब N कैप हमारे पास है R12। सबसे पहले R1 क्या मिला, R1 हमें मिला 10 और P, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 और डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब 1 2 करेंगे, यानी कि इसका y के सापेक्ष, ठीक है। दूसरा फंक्शन हमारा y है तो y के सापेक्ष, तो y के सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 पहले से है, और ये डेल टू जेड डेल एक्स और डेल वाई। अब डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई ये देखें एस, ठीक है। R12 हमें क्या मिलेगा, 0 0 और एस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एन कैप डॉट R12, M बराबर एन कैप डॉट R12। एन कैप क्या मिला, माइनस P माइनस Q और 1, नीचे H, और R12 क्या मिला, 0 0 और S, 0 0 और S अपॉन H। तो M बराबर क्या मिलेगा, S अपॉन H। इस प्रकार से अब N बराबर होगा N कैप डॉट R22। R22 बराबर, सबसे पहले R2 क्या मिला, 0 1 और Q। अब इसका इसी के सापेक्ष R22 बराबर 0 0 और डेल Q अपॉन डेल वाई। अब Q को हम क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। वो क्या चीज है, T, 0 0 और T, ये हमें मिला। अब एन कैप है माइनस P माइनस Q और 1, 0 0 और T अपॉन H। P का 0 से 0, Q का 0 से 0 प्लस 1 का T से अपॉन H। N बराबर T अपॉन H। तो N बराबर क्या मिलेगा, T अपॉन H। ये सारी की सारी चीजें हैं, कैलकुलेशन है, ये आपको याद रखनी है। अब ये पूरी डेरिवेशन जो हमने की है, ये पूरी की पूरी आपको एग्जाम में करनी है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और अगर नहीं भी पूछा जाए तो ये सारी की सारी वैल्यू मैंने ऊपर इसलिए लिखी है कि आगे जितने भी फॉर्मेशन होंगे उनमें ये कहीं ना कहीं काम आएगी। E बराबर हमें क्या मिला, R1 का स्क्वायर हमें पता है, और 1 प्लस P स्क्वायर आज मिला। F बराबर R1 डॉट R2 आज हमें मिला PQ। G बराबर R2 का स्क्वायर आज हमें मिला 1 प्लस Q स्क्वायर। H बराबर R1 क्रॉस R2 का मैग्नीट्यूड। आज हमारे पास वैल्यू आई 1 प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक है। L बराबर एन कैप डॉट R11 आज हमें मिला R अपॉन H। M बराबर एन कैप डॉट R12 S अपॉन
एच, और एन बराबर एन कैप डॉट आर टू टू टी अपॉन एच। ये सारी की सारी वैल्यू आपको याद रखनी है। पूरा का पूरा क्वेश्चन है इसी फॉर्मेट में चलेगा। अब लैंग्वेज इसमें कहीं यूज नहीं करनी है। इस प्रकार के और क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो हमने आपको नोट्स अवेलेबल करवा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां आपको यहां कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी और ये सारे के सारे मान आपको अवकलन करके निकालने होंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहें, क्लास को अटेंड करें, क्लास को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सकें। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी किसी के लिए इतनी सी मेहनत जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।